कहानी केले का छिलका। लेखिका अमृता प्रीतम। असल में मुझे ये कहानी नहीं लिखनी थी, सिर्फ एक तार भेजना था। रिप्पी ने आखिरी वक्त में मुझे एक तार भेजने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसकी जिंदगी की शम्मा बुझ गई थी। जिम्मेदारी लेते वक्त मुझे ये ख्याल ही न था। तार में लिखने वाली बात उसने मुझे बता दी थी, वो ये थी, तेरी चाल सही निकली, तुझे मुबारक हो। लेकिन तार किसे भेजना था ये रिप्पी ने मुझे बताया ही न था। यकायक उसकी जिंदगी की शम्मा गुल हो गई। रिप्पी तो जी के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी जिंदगी को क्या कहें जो उसका बोझ न उठा सकी। एक बार मैंने एक नज्म लिखी थी जिसका एक शेर ये था, हम जिंदगी की मेहमान नवाजी देख चुके हैं, मौत भी बहुत बुला रही है, चलो उसे भी चलकर देख लें। मेरी प्यारी रिप्पी, मुझे लगता है कि ये बात उतनी मेरे ऊपर ठीक नहीं बैठती जितनी तुम्हारे ऊपर। सच पूछ, जिंदगी तेरी मेहमान नवाजी करना भूल गई। आज अगर तू कहीं देख सकती है तो देख रिप्पी, मैं तुझसे किया हुआ वादा तार के जरिए पूरा नहीं कर पाई। ये मेरी मजबूरी है, लेकिन तेरी कहानी कागज पर उतार कर ये वादा पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। रिप्पी का पूरा नाम बहुत बड़ा था। मैंने उसके नाम को मुख्तसर करके सिर्फ रिप्पी कर दिया था। उसने भी दोस्ती के नाते मेरा नाम मुख्तसर कर दिया था और मुझे एमी कहकर पुकारती थी। उसे मेरे गीतों से प्यार था और मुझे उसकी आवाज से। जब वो गाती थी तो मुझे लगता था मेरे गीतों की कीमत बढ़ गई है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि जिसके भी वो गीत गाती थी उसे ऐसा ही महसूस होता था। गीतों को जीवन दान देने के लिए रिप्पी के पास आवाज की खूबसूरत दौलत थी और इस दौलत को वो जगह जगह लुटाती थी। लुटाकर भी उसकी दौलत बढ़ती ही जाती थी। वो जब स्टूडियो में गाने के लिए जाती थी तो साजिद फक्र से फूल जाते थे। जब रिप्पी जैसा सुरीला कलाकार आता तो उनमें नई जान पड़ जाती। रिप्पी के जवान चेहरे पर एक बुजुर्गाना अंदाज होता था। मुझे याद है रिप्पी को देखकर एक अफसर ने कहा था, पाँव पड़ता हूँ, और रिप्पी ने इतरा कर जवाब दिया था, जीते रहो खुदा करे। एक बार मैं हास्य रस के मशहूर लेखक हरिचंद अख्तर और रिप्पी के साथ स्टूडियो से बाहर आ रही थी। दूसरे दिन रविवार था और रिप्पी की छुट्टी थी। अफसर बोला, अगले सोमवार तक पाँव पड़ता हूँ। तब रिप्पी ने उससे कहा, अगले सोमवार तक जीते रहो। मुझे याद है पंडित हरीश चंद इस बात पर दीवाना हो गया था। इसके बाद जब भी हम मिले थे तो रिप्पी का ये जवाब याद करके हंस पड़ते थे। ऑफिस की ड्यूटी खत्म होने के बाद अक्सर हमें ऑफिस की बस मिल जाती थी जिसमें हमारे साथ रिप्पी भी होती थी। हम में से बहुत लोगों को उसके साथ कुछ वक्त गुजारने की ख्वाहिश थी, लेकिन हर बार उसकी जुबान से कोई न कोई ऐसी बात निकल जाती थी जो हम में से बहुत लोगों की शाम को रंगीन कर देती थी। एक बार एक चौक में एक गाय बैठी थी। ड्राइवर हॉर्न बजाते बजाते थक गया था, लेकिन गाय न हटी। रिप्पी हंसकर कहने लगी, आज कोई सिपाही अपने बदले इस गाय को ड्यूटी पर बैठा गया है। एक मर्तबा एक साइकिल वाला बस के आगे साइकिल चला रहा था। हॉर्न बजाने पर भी वो एक तरफ ना हुआ। रिप्पी ने हंसकर कहा, अरे ये तो एक पैर अमेरिका में और दूसरा हिंदुस्तान में रखता है। रिप्पी का दिल नाजुक था। वो ड्राइविंग सीख रही थी। एक बार जब उसने दाईं तरफ मोटर को मोड़ा तो सामने से एक साइकिल वाला आकर उसकी मोटर से टकरा गया। धक्का लगने से साइकिल वाला बेहोश हो गया। फ्लाइंग स्क्वाड राहत वाहन वाले उसे उठा कर ले गए। रिप्पी की जुबान से सिर्फ इतना निकला, इसको कुछ भी नहीं होगा, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, साइकिल वाले को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से रिप्पी को प्यार करने वाले उसके फन, उसके खूबसूरत चेहरे और उसकी शख्सियत को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि वो बीमार रहने लगी है। वो जब भी मिलती उसका चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर दिखता। जो ताजगी उसके चेहरे पर नजर आती थी उसकी जगह अब दुख की परछाइयों ने ले ली थी। उसके जीवन से सब रंग छिन गए थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके घर वालों ने उसे सफदरजंग अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा दिया। पिछले महीने ऑफिस के बहुत से लोग उसकी तबीयत पूछने गए थे। डॉक्टर उसके एक्सरे की रिपोर्ट लेकर आया था। रिप्पी के खामोश होठ जैसे कह रहे थे, हड्डियां तो सलामत है ना डॉक्टर, अच्छी तरह देखो, एक आध टूटी जरूर होगी। पिछले हफ्ते में अकेली उसके पास थी। मैंने उसे अपना ताज़ा गीत सुनाया था जो कुछ इस तरह था, प्रकाश की फुलवारी टांका कोई ना लगाए। गीत सुनकर रिप्पी रोने लगी और कहने लगी, मैं जब भी तेरा गीत सुनती हूँ एमी, मेरे गले से सुर थरथराने लगते हैं। किसी दूसरे के लिए तो नहीं, लेकिन काश तेरी खुशियों की फुलवारी में टांका लगाने के लिए जिंदा रह सकूं। तुझे इन गीतों की कसम रिप्पी, एक बार, सिर्फ एक बार बता दे, तुझे क्या दुख है। तेरे पूरे शरीर को जांचा जा चुका है, सब कुछ ठीक है, कोई रोग किसी के पकड़ में नहीं आया। फिर नहीं एमी, मुझे गीतों की कसम ना दे, ये मेरे साथ अच्छा नहीं होगा।
रिप्पी, कसम ना सही मेरे गीतों की मिन्नत ही सही जो तूने गाए हैं, और उनकी भी जो अभी तूने गाने हैं। एमी, सच बताऊं, 2 साल हुए मैं केले के छिलके से फिसल गई थी। इतना कहकर रिप्पी अपने खास अंदाज में हंसने लगी। चल पागल, सच किसी वक्त मामूली सी चोट गहरा दाग देकर छोड़ती है। और तुझे किसी हड्डी पर चोट लगी? हड्डी पर तो नहीं लगी, लेकिन बहुत कुछ टूट चुका है। मेरा दिल टूट चुका है। रिप्पी, वो केले का छिलका नहीं था, एक लड़की थी। लड़की? आखिर कौन लड़की तेरे रास्ते में आ सकती है रिप्पी? वो मेरे रास्ते में आई या मैं उसके रास्ते में आ गई? मुझसे कहा गया कि मैं खुद उसके रास्ते से हट जाऊं। क्या कह रही हो रिप्पी? खुद पर यकीन रखती हूँ, इसलिए दूसरों पर भी मुझे कुछ कम भरोसा नहीं है। मुझे उस पर पूरा यकीन था। उसने मुझे खत लिखा कि किसी आदमी ने मेरा खराब किस्म का फोटो खींचा है। रिश्वत में वो आदमी 200 रुपए मांगता है। अगर पैसे उसे नहीं दिए गए तो वो उस फोटो को मेरे घर वालों को दिखा देगा। फिर रुपए तो मैंने नहीं दिए, लेकिन अंदर ही अंदर दुख मुझे खाने लगा। मैं सोचने लगी, आखिर वो फोटो खींचा किसने और कैसे खींचा? मैंने घर वालों को भी ये बात बताई। एक तो मुझे यकीन था इस किस्म का फोटो किसी के पास नहीं, और दूसरे ये कि अगर कहीं किसी ने शरारत से मेरा सर किसी के नंगे जिस्म से जोड़कर फोटो खींचा होगा तो ये बात भी फोटो देखने के बाद ही साफ हो जाएगी। मैं एक अजीब परेशानी में गिर गई। सच एमी, दिन में 3 बार डाक आती थी। जब भी कोई नया लिफाफा देखती थी तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। जिससे मैं प्यार करती थी उसे भी मैंने ये बात बताई। मुझे यकीन था कि वो मेरी सच्चाई पर यकीन करेगा, लेकिन कोई भी शाम ऐसी ना होती थी जब उस फोटो का जिक्र ना निकलता हो। मेरे प्रेमी की बातें भी दूसरों की सी बन गई थी। वो कहता था, कुछ तो बात है जो ये बात हुई। एमी, पानी दे। मैंने पानी पिलाया और उसके हाथ को प्यार से दबाया। मेरे हाथ को इस तरह प्यार से, एमी, इस तरह दबाने से कितनी ही बातें निकल आती हैं। मैं बीमार हो गई। इसके बाद वो मेरे पास आने लगी थी। वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। वो डॉक्टर से पूछताछ करती और चली जाती थी। इस तरह मेरे हाथ को दबाकर सुकून देती थी। और अब जो भी कोई इस तरह प्यार से मेरा हाथ दबाता है तो जैसे जिस्म पर खंजर चलने लगते हैं। और इस तरह 2 साल तुझे सताती रही। हाँ एमी, जैसे जैसे मैं बीमार होती गई, खत के जरिए उसकी धमकियां बढ़ती गईं। उसका ख्याल था कि एक दिन मैं मर जाऊंगी। किसी को मारने का कितना आसान रास्ता है एमी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मरने का कोई दुख नहीं होता एमी, लेकिन उसकी नजरों में मर जाना, जिसे कोई प्यार करता हो, उफ। हाँ एमी, एक बात की मुझे खुशी है कि मैं सबकी नजरों में सुरखरू होकर मर रही हूँ। अपनी नजरों में सुरखरू होकर मर रही हूँ। खैर, अपनी नजरों में तो शुरू से ही सच्ची थी, लेकिन ये पिछले 2 साल जिस तरह मैंने काटे हैं मैं ही जानती हूँ। जिसे प्यार किया उसे भी दिल से निकाल फेंका और अपनी मौत के लिए दुआएं मांगी। दुआएं कबूल हो गई हैं एमी। अब मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं। लेकिन रिप्पी, तुझे मारकर किसी को क्या मिलना था? तू तो औरत है एमी। औरत होकर भी तू ये बात पूछती है। उसकी बात सुनकर मैंने उंगली दांतों में दे ली। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी, औरत का ये रूप मैंने कहीं नहीं देखा प्यारी रिप्पी। मेरे लिए ये बात गनीमत है कि मैं मरने से पहले सुरखरू हो चुकी हूँ। लेकिन तुझे ये राज कैसे मालूम हो गया? चाल तो ऐसी ही थी जिसे कोई पकड़ ही नहीं सकता था। 15 नए पैसों की बचत ने सारा राज खोल दिया। उसने खत लिखकर मुझसे मेरा हाल पूछा था। लिफाफे के एक तरफ मेरा पता काटकर दोबारा लिखा गया था। मैंने सोचा कि ये पता दोबारा क्यों लिखा गया है। फिर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि पहला काटा हुआ पता दूसरे के हाथ का लिखा हुआ था। और तुझे सुनकर हैरत होगी ऐसी कि वो लिखाई हूबहू उस धमकी वाले खत की सी थी। उफ मेरे खुदाया, तो क्या ये शरारत तेरी उस सहेली की थी? मैंने खत लिखकर उसे अपने पास बुलाया और फिर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो उसने सब कुछ बता दिया। बात दरअसल ये थी कि वो भी उससे प्यार करती थी जिसे मैं चाहती थी। मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ये चाल चली थी। रिपी, तू नहीं मर सकती। जिसने ये आग लगाई है उसको इस आग में जलने दे। तू जिंदा रहेगी रिप्पी, तू जिएगी अपने फन के लिए, मेरे गीतों के लिए। नहीं एमी, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे मरने का कोई गम नहीं। 2 साल से मेरी रूह फड़फड़ा रही थी। मुझे अपनी मौत का कोई मलाल नहीं। हाँ एमी, तू एक काम कर, मैं मर जाऊं तो उसे तार दे देना कि तेरी चाल सही निकली, तुझे मुबारक हो। उस दिन जब मैं भीगी पलकों से रिप्पी के पास से आई तो मुझे गुमान भी न था कि उस रात उसके दिमाग की नस फट जाएगी। जिस लड़की ने रिप्पी के साथ ये चाल खेली थी उसको भी रिप्पी की मौत की खबर पहुंच चुकी होगी। क्योंकि मुझे उसका नाम और पता मालूम नहीं, इसलिए मैं उसे तार नहीं दे सकती। लेकिन उसके बदले मैं ये कहानी लिखकर अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ, ताकि कहीं रिप्पी की तरह कोई और मासूम लड़की केले के छिलके से फिसल न जाए।